अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, क्लास 10th का यूनिट 10 टॉपिक नंबर 3। तो उसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मतलब कैसे हम सांस लेते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैस एक्सचेंज तो हम करते हैं ऑक्सीजन के इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड के आउटेक। तो इसके साथ हम फिजिकल मूवमेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। इसकी दो टाइप है या दो फेजेस हैं। एक इनहेलेशन मतलब इनहेल अंदर की तरफ लेके जाना ऑक्सीजन को, एक्सहेल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सहेलेशन करना। फिर है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। इसे क्या कहें, इंस्पायरेशन भी इनहेलेशन ही है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब आर रेज। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते पढ़ते भी आप लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। अंदर की तरफ जब आप सांस लें ना तो आपके जो रिब मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और रिब्स आपके रेज्ड हो जाएंगे। एट द सेम टाइम द डोम शेप डायफ्राम जो लंग्स के नीचे है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और नीचे की तरफ चल जाएगा। दिस मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाएगा वे टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द लंग्स। तो जो डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो लंग्स रिलैक्स हुए। As a result, the lungs expand and the pressure within them also decrease। फिर हम कहते हैं कि इसके रिजल्ट में जो लंग्स होते हैं ना वो एक्सपैंड हो जाते हैं और जो एयर प्रेशर होता है ना इसके साथ वो डिक्रीज हो जाता है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स। ठीक है, एयर जो होती है इन्वायरमेंट से हमारी लंग्स में आती है टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन द बोथ साइड। मतलब इंस्पायरेशन ही हम सिंपली डिफाइन करें, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन हम करते हैं तो रिब मसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रेज होते हैं। डायफ्राम जो है हमारा डोम शेप वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, लोअर हो जाता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि लंग्स हमारे रिलैक्स होते हैं। फिर लंग्स जब एक्सपैंड होंगे एयर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम बाहर से जब एयर हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो हमारे पास वहाँ पे वो प्रेशर क्या करता है, इक्वलाइज करता है लंग्स के प्रेशर को। फिर हम कहते हैं एक्सपायरेशन क्या होती है और एक्सहेलेशन मतलब एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को। आफ्टर द गैशियस एक्सचेंज इन द लंग, गैशियस एक्सचेंज जब लंग्स में होती है द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, जो इम्प्योर एयर होती है मतलब प्योरिटी उसमें नहीं होती वो हम लोग बाहर की तरफ एक्सहेल करते हैं। द रिब मसल रिलैक्स ब्रिंकिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। जो रिब के मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और रिब को जो होते हैं ना ओरिजिनल पोजीशन मिल जाते हैं। ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। जो चीज़ वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होती है वो यहाँ रिलैक्स होती है, जो चीज़ वहाँ रिलैक्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो एक को बस आप गौर से पढ़ लें तो दूसरा आपको एज इट इज़ याद हो जाएगा। द डायफ्राम मसल आल्सो रिलैक्स। ऊपर में डायफ्राम मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है एंड इट गेट रेज डोम शेप और ये डोम शेप रेस्ड हो जाता है और हमने यहाँ पे कहा था ये लोअर हो जाता है। दिस रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। वहाँ पे चेस्ट कैविटी का जो एरिया था वो हमारे पास इंक्रीज हुआ था, यहाँ डिक्रीज हुआ एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लंग्स। और प्रेशर लंग्स में इंक्रीज हो गया, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द। और वहाँ पर जब प्रेशर डिक्रीज हुआ था ना हमारे पास लंग्स में तो हमने बाहर से एयर ली थी मतलब इनहेल की थी और उसने लंग्स के ऊपर प्रेशर को इक्वलाइज कर दिया था। पर यहाँ पे इसके ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं जब हमारे पास लंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अच्छा, ह्यूमन कितने टाइम में मतलब कितना ब्रीथ करता है कि ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम पर मिनट इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एट अ रेस्ट। तो जैसे ही हम रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 60 to 20 टाइम हम ब्रीथ करते हैं। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रिस्पायरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। अच्छा, ब्रेन में हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास रिलैक्स होता है उस टाइम। ठीक है, फिर द रिस्पायरेटरी सेंटर सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, ये कब होती है जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइजेस करते हैं या जंपिंग स्किपिंग इस तरह की चीज़ें करते हैं या भागते हैं तो हमें सांस मतलब सही नहीं आता। तो वो क्या होता है, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। फिर जो रिस्पायरेटरी सेंटर है ब्रेन का वो मैसेज भेजता है डायफ्राम वगैरह को कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करें। फिर कहते हैं द रिस्पायरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। ठीक है, मतलब रिस्पायरेटरी सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से सेंसिटिव होता है। व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब और अवर मसल्स कैरी आउट सेलुलर रिस्पायरेशन
ग्रेटर रेट। जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स जो होते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन ग्रेटर रेट में करते हैं। इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है विच रिलीज ब्लड, और वो रिलीज हो जाती है ब्लड में। दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट द रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। स्टिमुलेट कहता है कि वो ना मतलब उसे मैसेज वो करता है कि हमारे पास कंसनट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो गई है। द रिस्पायरेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू द रिब मसल। अब वो रिब मसल और डायफ्राम को मैसेज भेजते हैं क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई थी, टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग, कि सांस हम ज़्यादा लें, सो दैट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव आउट ऑफ द बॉडी। वैसे जब हम लोग कोई हार्ड जॉब करते हैं, मतलब कि एक्सरसाइज करते हैं ना हार्ड, तो फिर हम लोग सांस नहीं आता, फिर हम लोग तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, दिल भी इस तरह हमारे धड़कते हैं, इस तरह हमें फीलिंग्स आती है ना, तो उस टाइम हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर जो होता है ब्रेन का मैसेज भेजता है कि हम सांस वगैरह लें ताकि हमारी जो है ना ऑक्सीजन इनहेल करें, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करें। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द हार्ड जॉब वर्क द ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम पर मिनट। अब ये देखें, ये चीज़ याद रखें, ये एमसीक्यूज में आता है कि बिफोर एक्सरसाइज क्या होता है मतलब नॉर्मल कंडीशन में, और आफ्टर एक्सरसाइज हमारे पास क्या होता है। तो ये हमारे पास था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। उम्मीद आपको समझ आया होगा, और कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप मैसेज करके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर विच अफेक्ट पीपल। परसेंटेज होती है डिसऑर्डर के पाकिस्तान में बहुत हाई होती है क्योंकि हमारे पास एयर पोल्यूटेंट की कंसनट्रेशन एयर में बहुत होती है, मतलब पाकिस्तान के इन्वायरमेंट थोड़ा सा रूरल है। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर आर डिस्क्राइब नेक्स्ट। यहाँ हमारे पास सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस। हमने ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पढ़ा था, तो उसी की इन्फ्लेमेशन, उसी की बीमारी को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस की सेक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ट्यूब में, और जो हमारा ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है ना, ट्यूब्यूलर वाल जो होती हैं, तो वो हमारे पास जो होती है स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब, मतलब पतली पतली हो जाती हैं। इट इज़ कास्ड बाय वायरस। ये कहाँ से, देखिए इनकी हेडिंग बनानी है, ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन है, ये रिजल्ट है, मतलब कि हमारे पास इसका सिम्टम क्या होता है। फिर इट इज़ कास्ट कैसे होता है, बाय वायरस से, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट। केमिकल इरिटेंट किस में होते हैं, जब हम तंबाकू या स्मोक वगैरह करते हैं तो उसमें हमारे पास केमिकल इरिटेंट होते हैं। और ये आपको शो हो सकता है कि ये ब्रोंकाई है, नॉर्मल है लेफ़्ट में, ठीक है, लेफ़्ट में नॉर्मल है, और राइट में हमारे पास इन्फ्लेम है। तो देखो ये स्वेलिंग होगी इनकी ट्यूब्स की, तो ये हमारे पास ब्रोंकाइटिस है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट और क्रोनिक। अब टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस की हेडिंग देनी है, फिर हमने ये एक्यूट और क्रोनिक को डिस्कस करना। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज। मतलब कि लास्ट 2 वीक्स में होता है, और मतलब आराम से बंदा जो पेशेंट होता है ना, आराम से वो रिकवर हो जाता है और इतना उसका डैमेज नहीं होता उसकी बॉडी पर। अच्छा, फिर हम कहते हैं इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक एक इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है बीमारी। इट यूजली लास्ट फॉर 3 मंथ to 2 years। देखिए ये 2 हफ्ते के लिए होता है, और ये हमारे पास मतलब महीनों में भी हो सकता है और साल में भी हो सकता है। सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस, हेडिंग देनी है सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस। इनको कफ, मतलब कि हमारे पास खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और सांस कम हमें आती है, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। तो ये हमारे पास इसके सिम्टम्स हैं। फिर है हमारे पास एम्फिसीमा। एम्फिसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ द एल्वोलाई। एल्वोलाई भी हमने पढ़ा है, ठीक है, एल्वोलाई हमने पढ़ा है ना, पीछे डिस्कस किया था। तो हमारे पास एम्फिसीमा जो होती है, एल्वोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाती है। इट रिजल्ट इन लार्जर सैक। अच्छा, इसके पास एरिया तो ज़्यादा होता है, सैक ज़्यादा होता है, पर हमारे पास गैशियस एक्सचेंज के लिए इतना एरिया नहीं होता। लेस सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। एज अ लंग टिश्यू ब्रेक डाउन, जब लंग्स के टिश्यू मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। मतलब कि अगर हमारे एक बार एम्फिसीमा में हो जाता है, हमारे लंग्स के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें इनहेल करें, एक्सहेल करें, हमारे जो लंग्स हैं अपने प्रॉपर पोजीशन में नहीं आते, सो एयर कैन नॉट पुशेस आउट
तो एयर हमारे पास बाहर की तरफ नहीं एक्सहेल होती एंड इट ट्रैप इन द लंग्स, तो वो हमारे लंग्स में जो होती है फंस जाती है। अब ये आप यहाँ देख सकते हैं कि एल्वोलाई नॉर्मल है लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में ये नॉर्मल है, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास एम्फीसीमा है राइट में। अब देखें ये जो है ना, इससे ये सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लग रहा है ना, ये ज़्यादा है, पर हाँ यहाँ पर हमारे पास गैसेस एक्सचेंज सही नहीं होती, इसलिए जब गैस एक्सचेंज नहीं होगी तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो लंग्स में ट्रैप होती जाएगी, तो यही इसकी बीमारी होती है। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, और मतलब यही उनके सिम्टम है कि हमें जो सांस होती है, सांस मतलब कम आती है, इतने नहीं ले सकते, और वेट लॉस होता है। बाय द टाइम ऑफ सिम्पटम एम्फीसीमा अपीयर द पेशेंट हैज़ यूजली लॉस 50 to 70% ऑफ हिज लंग। अच्छा, जब हमें मतलब प्रूव होता है या डॉक्टर से या जहाँ भी हम जाते हैं कि अगर हमें कोई कहता है ना कि आपको एम्फीसीमा की बीमारी है, तब तक हमारा 50 to 70% डैमेज हो जाता है लंग्स का। देखो कितनी ख़तरनाक बीमारी है ये। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट टू लो दैट इट काजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। जो ऑक्सीजन का लेवल होता है ब्लड में ना कम हो जाता है, क्यों क्यों कम होता है, क्योंकि हमने यही कहा है कि लंग्स जो होते हैं ना, हम लोग उस टाइम जो होते हैं एक्सहेल भी कर भी लेना तो लंग्स अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं आते, इसलिए एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ ट्रैप हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो सांस हमें जाहिर सी बात है कम आएगी और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होगी, तो ये इसीलिए कॉम्प्लिकेशन आती है सांस में। फिर तीसरा है हमारे पास निमोनिया। निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ये भी लंग्स का इन्फेक्शन है। इफ दिस इन्फेक्शन इफेक्ट बोथ लंग्स एंड इट इज कॉल्ड डबल निमोनिया, के दोनों लंग्स इफेक्ट होते हैं तो इसे हम डबल निमोनिया कहते हैं। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इज बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हम इसे कहते हैं। ये हमारे पास थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में से डिटेल में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिस्कस किया हुआ है। ये अर्थ फॉर्म जो होता है, ठीक है, इनमें रेप्टाइल्स वगैरह में भी मतलब जानवरों में भी ये बीमारी आती है। सम वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, में आल्सो लीड टू नमोनिया। तो फंगल इन्फेक्शन ये सारे जो होते हैं वायरस, ये भी नमोनिया की काज है। व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर द एल्वोलाई, मतलब कोई भी बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन हमारे ऑर्गेनिज्म जो है ना एल्वोलाई में एंटर होता है, दे सेटल देयर, तो वहाँ पे रहता है, वहाँ पे ग्रो करता है नंबर में, मतलब डिवीजन होती है उसकी, मल्टीप्लिकेशन होती है। दे ब्रेक लंग टिश्यू एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद द फ्लूइड एंड पस, मतलब पस जिस तरह दाने बंदे को निकलते हैं पस भर जाता है उसमें, तो इसी तरह ये जो बैक्टीरिया ख़तरनाक सा होता है, ये जो वायरस हमें हमारे टिश्यूज़ में आता है, लंग्स के टिश्यूज़ में या एल्वोलाई में, तो ये वहाँ ग्रो करता रहता है, लंग्स के टिश्यू को ख़राब कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और ये हमारे जो एरिया है लंग्स को पस और फ्लूइड से भर जाता है। द सिम्टम ऑफ निमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज़ फॉलो बाय हाई फीवर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हमें ठंड लगती है बंदे को, और बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, शिवरिंग कांपते हैं, एंड कफ मतलब कि खांसना, और सिम्टम प्रोडक्शन होती है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, सांस नहीं ले सकता। द पेशेंट्स के कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश, मतलब पर्पल कलर का या डल सा कलर हो जाता है। इट इज ड्यू टू पोर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। पूरा ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड का मतलब है कि हम लोगों की इनहेलेशन एक्सहेलेशन अच्छी नहीं हो रही होती, सांस नहीं ले सकते, क्योंकि लंग्स के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है। वह अब इसका जो इलाज है, इसका शो किया हुआ है कि वैक्सीन अवेलेबल होती है टू प्रिवेंट नमोनिया काज बाय एस नमोनिया, या एस नमोनिया है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। एंटी बायोटिक्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप ऑफ नमोनिया, मतलब कि एंटीबायोटिक्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं नमोनिया के डिसऑर्डर में। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास अस्थमा है। अस्थमा सांस की बीमारी है, is the form of allergy in which the inflammation or type of bronchi more mucus production। ये हमने म्यूकस प्रोडक्शन पीछे भी देखा है, ब्रोंकाइटिस में देखे कि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे भी है, तो ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन, म्यूकस की प्रोडक्शन भी है, एंड नरिंग ऑफ एयरवेज, ठीक है, मतलब पतली हो जाती हैं इन अस्थमा पेशेंट। जो अस्थमा का पेशेंट होता है, द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जन, एलर्जी काउजिंग फैक्टर, डस्ट, स्मोक, परफ्यूम, पोलन्स, ठीक है। ये जो पौधे होते हैं ना, पोलन ग्रेन के ज़रा जब पोलिनेशन इन पौधों में बहुत, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होती है, इनकी फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, तो तब भी मतलब इससे भी किसी किसी को एलर्जी होती है, परफ्यूम से बहुत ज़्यादा लोगों की एलर्जी होती है, तो ये सारी जो होती हैं इन चीज़ों से एलर्जी होती है, डस्ट से भी होती है।
When exposed to any such allergen, the sensitive airway show immediate and excess response of constriction. कि जैसे ही किसी बंदे को मतलब एलर्जी है इन चीज़ों से और उसे ये चीज़ें लगती हैं या स्मेल उन्हें लगती हैं, तो उनकी जो एयरवेज हमने कहा था नैरो हो गई हैं, तो वो हमारे पास मतलब एक्शन शो करती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। तो कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब कि जुड़ जाती हैं और ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है। द सिम्टम ऑफ द एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एलर्जी लगती है ये। द मेजर सिम्टम इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की कमी होती है, स्पेशली वन एक्सर्शन एट नाइट। अच्छा, नाइट के टाइम में बड़ा होता है, वैसे गला ख़राब हो, सांस उस टाइम भी थोड़ा बंदे को होता है। जब ज़ुकाम होता है ना, तो रात के टाइम बंदे को बड़ा फील होता है, सो नहीं सकता। तो अस्थमा भी इसी तरह की इससे ख़तरनाक बीमारी है। अच्छा, विस्टलिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, मतलब जब बंदा सोता है ना, तो सीटी की तरह आवाज़ मतलब इससे निकलती है, बंदा सांस भी नहीं ले सकता और मुश्किल होती है सोने में। कफ होता है, चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, चेस्ट हमारा टाइट फील करता है और खांसी वगैरह आती है। द केमिकल विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई ब्रोंकियोल आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। वो केमिकल जिनकी एबिलिटी होती है कि ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में यूज्ड होते हैं, तो ये हमें अस्थमा में मदद करते हैं इसकी बीमारी कम करें। सच मेडिसिन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर। इनहेलर अवेलेबल होते हैं, तो इनहेलर दिए जाते हैं अस्थमा की बीमारी में। ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, ये देखें, ये म्यूकस की सिक्रीशन कितना ये पस सा भर जाता है ना, और ये एलर्जन है, मतलब ये अभी इंटर हुए हैं, इसमें सिंपल इंटर हुए हैं, तो यहाँ पर डिवीजन होती है और ये हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए ब्रोंकाई। तो ये देखो इतने नैरो नैरो से एयरवेज होगी, इससे यहाँ पे सांस नहीं आती फिर पेशेंट को। अच्छा, ये आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, इस्तेमा तक, और कल हम इंशाल्लाह अपने इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। लंग्स कैंसर पढ़ेंगे एंड बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, और इंशाल्लाह परसों हम फिर अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, हीमोस्टेसिस। तो इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।